Hello friends. So our today's topic is industries in मध्य प्रदेश. इसके सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स रहेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है ये, है ना. तो आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इसमें, लेकिन इसमें एक ओवरव्यू देख लेते हैं, टॉपिक को जान लेते हैं डिस्कस करने से पहले. यह टॉपिक आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. और टॉपिक का इम्पोर्टेंस आप इससे समझ जाइए कि जो लास्ट जो प्रीलिम्स हुई थी मध्य प्रदेश पीएससी की 2019, वहाँ से भी उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे. एक उसने पूछा था बामोर इंडस्ट्रियल पार्क का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और अभी जो मेंस हुई है 2019 की, उसमें भी यहाँ से एक 15 मार्कर का क्वेश्चन ज्योग्राफी के पेपर में आया था, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इन मध्य प्रदेश. तो कंटिन्यूस यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और रेगुलर जब से मेंस हो रहा है यहाँ से कंटिन्यू क्वेश्चन आ रहे हैं. तो मेंस प्लस प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक को बहुत इसमें जो हम चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ टॉपिक्स है कि कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी एमपी की, इंडस्ट्रियल पार्क्स एमपी के, ये प्रीलिम्स के लिए है. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ये प्री और मेंस दोनों में आ सकते हैं. और इनिशिएटिव्स टेकन बाय एमपी गवर्नमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री. अब इनिशिएटिव्स में क्या कि कोई स्कीम जो इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड है, या बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ वगैरह ये सब, या जो हम लोग इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, या फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव जैसी सबमिट्स होती है. जैसे अब ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं. अब यहाँ से फिर एक बात समझ लीजिए कि फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव 2018 में जो हुई थी, वो क्वेश्चन 2018 वाले प्रीलिम्स में आ चुका है कि कौन से वेन्यू में हुई थी. तो इंदौर आंसर था उसका. तो यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के बनेंगे. तो और एक क्वेश्चन था कि और जो लास्ट टॉपिक है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ इन मध्य प्रदेश, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़, है ना, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं. तो ये जो टॉपिक है हमको इसमें डिस्कस करना है ना. तो आज हम हमारा जो इस सीरीज़ का जो पहला टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन मध्य प्रदेश, है ना. इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट, अब इसको कैसे ले सकते हैं. 11 मार्क में आ सकता है आपको ये पेपर में, मेंस में 5 मार्क में भी आ सकता है, जिसमें आपको सीधा सीधा लिखना है कि क्या क्या कॉजेज़ है लो इंडस्ट्रियलाइजेशन के. मतलब हम सीधा सीधा इस टॉपिक में ये समझ लेते हैं यह हमारा मेंस का टॉपिक है ना. मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन 11 मार्क में या 5 मार्क में आ सकता है, कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी. ठीक. तो इसमें देखो एक टॉपिक को, ये एक ऐसा टॉपिक है एमपी में हमने अभी 2 लेक्चर्स देखे हैं और मैक्सिमम जो देखा है कि रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये एक टॉपिक ऐसा है कि इसको समझ सकते हैं हम. और बहुत अच्छी बात है कि एक टॉपिक हमारे, क्योंकि हम कितना रटेंगे, एक लिमिट है रटने की, है ना. और बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिसको अगर हम समझ भी लेंगे तो मेंस में लिख देंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है ना. तो थोड़ा समझो जो मैं बोल रहा हूँ उसको एक बार सुन लो ध्यान से, तो शायद आपको बिना रटे हुए ये टॉपिक आप आराम से लिख दोगे, है ना. अब जैसे इसकी बात करते हैं इस टॉपिक की अपन, तो पहले एक ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ कि देखो हम मध्य प्रदेश को अगर आज हम देखते हैं तो सेंट्रली लोकेटेड है, देश के बीचों बीच में है, 5 बड़े बड़े राज्यों से अपनी बॉर्डर शेयर करता है. बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, बॉक्साइट मिलता है, कोल मिलता है, डायमंड मिलता है, मैग्नीज मिलता है, कॉपर मिलता है ना. डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश का. इसके अलावा लिटरेसी रेट भी ठीक ठाक ही है, लेकिन फिर भी हमको एक पैराडॉक्स की सिचुएशन दिखती है यहाँ पे, है ना. एक असमंजस की स्थिति दिखती है कि इतना कुछ होने के बाद, इतनी रिलीवेंट कंडीशन होने के बाद ही मध्य प्रदेश एक बैकवर्ड स्टेट है, या हम बोल सकते हैं बीमारू स्टेट है इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना. तो ये वाली कुछ बातें हैं कि क्यों ऐसी कंडीशन है कि मध्य प्रदेश इतने सारे रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी बैकवर्ड है. तो वहीं से हम, अब देखो ये वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब रटना नहीं है, ये अपना इंट्रोडक्शन बन जाएगा क्वेश्चन का. आंसर अगर क्वेश्चन आता है तो सीधा सीधा इंट्रोडक्शन लिख देना कि अगर 11 मार्क है, 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एक इंट्रोडक्शन तैयार है कि इट इज़ a state of paradox that in spite of having a vast natural resources and appropriate climatic condition, there is lack of industrialization in the state due to following reason. तो आपको एक भी चीज़ तो समझ में आ गई कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जा सकता है किसी भी 11 मार्कर या 5 मार्कर का, ठीक है, मेंस में. तो ये अपने पास एक बात हो गई. अब हम जब बात करते हैं मेंस में क्वेश्चन लिखने के तरीके को, तो इसको 11 मार्कर के हिसाब से डिस्कस करते हैं डिटेल में, फिर और देख लेंगे. तो अब हमको कौन कौन से कॉजेज़ दिख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सोचो कि
क्यों फैला है, ये जो बैकवर्ड हुआ है स्टेट, ये क्यों हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो बहुत सारे कॉजेज़ दिखेंगे आपको। जैसे हम बड़े बड़े देखें तो हिस्टोरिकल कॉज दिखेगा, जोग्राफिकल कॉज दिखेगा, इकोनॉमिक कॉज दिखेगा और पॉलिटिकल कॉज दिखेगा। तो ये मेन कॉजेज़ है जो हमको यहाँ से दिखाई देंगे, है ना, कि क्यों मध्य प्रदेश में स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो हिस्टोरिकल कॉज, जोग्राफिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल कॉज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं इसमें पहला हिस्टोरिकल कॉज, है ना। अब हिस्टोरिकल कॉज में पहला आप देखोगे कि जैसे आप देख सकते हो कि जब ब्रिटिश एरा था, या जिसको हम कॉलोनियल एज भी कहते हैं इंडिया में, तो 19वीं सेंचुरी के आसपास, 18वीं सेंचुरी के आसपास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो अपनी कॉलोनीज़ में भी लेके जा रहे थे, है ना। तो हमारे इंडिया में भी उस टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगी, जो कोस्टल एरियाज़ थे, गुजरात, तमिलनाडु, बंगाल, यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी, है ना। अब इंडिया का अगर आप पेनिनसुलर इंडिया का मैप देखोगे तो वो स्टेट्स जो कोस्टल स्टेट्स है वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल कलेक्ट करते थे, उन इंडस्ट्रीज़ में ये प्रिपेयर करते थे और फिर एक्सपोर्ट करते थे। तो एक्सपोर्ट करना कहाँ से आसान होगा, उन स्टेट से जो कोस्टल स्टेट है। तो इसलिए मध्य प्रदेश में ब्रिटिशर्स ने कभी कोई हैवी इंडस्ट्री लगाई ही नहीं, क्योंकि उनको फ़ायदा नहीं होता। मध्य प्रदेश को जो उस टाइम क्या कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंसेस, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल प्रोविंस और मध्य भारत वाला जो रीजन था, जिसको हम आज का मध्य प्रदेश कहते हैं, सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया था। और यहीं पर अगर हम देखते हैं तो फिर किसी प्रकार की बड़ी इंडस्ट्री नहीं दिखाई देती, टोटली अनटच्ड रहा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ड्यूरिंग कॉलोनियल एज। तो ये एक बन गया हिस्टोरिकल कॉज। समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा रटना नहीं है, बस इसको इतना याद रखना कि हिस्टोरिकल कॉज क्या हो सकता है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडिया में आया था तो मध्य प्रदेश अनटच्ड रह गया था कॉलोनियल एरा में इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी वो कोस्टल एरिया में हुई थी। मध्य प्रदेश को सिर्फ और सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया गया। तो ये कॉज अपने को आता है कि हिस्टोरिकल कॉज क्या है। आया आप लोगों को समझ में, है ना। तो इसको देख लीजिएगा। फिर हम यहीं से एक बार देखते हैं नेक्स्ट कॉज क्या दिखता है। अब जोग्राफिकल कॉज, हिस्ट्री तो हो गया, अब जोग्राफिकल कॉज देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में जोग्राफिकल कॉज, अभी हमने एक बात की हिस्ट्री में, वही रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग चलाइए। कैसा स्टेट है मध्य प्रदेश? लैंडलॉक्ड है, इसलिए तो ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया। अब लैंडलॉक्ड होने से तुम बोलोगे ये क्या है, लैंडलॉक जैसे जिन लोग को नहीं पता है कि वैसा स्टेट जिसके आसपास कोस्टल बाउंड्रीज नहीं है, वो दूसरी स्टेट्स से सराउंडेड होता है ना, उसको लैंडलॉक्ड बोलते हैं। तो ये जो मध्य प्रदेश है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब मान लीजिए अगर हम इसको समझने के वे में देखते हैं कि मध्य प्रदेश में आप लोगों ने ही कोई इंडस्ट्री लगाई है ना, अब तुमको क्या करना है कि भाई मैंने इंडस्ट्री लगाई है, अब मुझे जो मेरा जो माल है जो मैंने बनाया है उसको एक्सपोर्ट करना है बाहर, है ना। अब एक्सपोर्ट करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले एक ट्रक किराए पे लेना पड़ेगा, है ना। फिर वो ट्रक किराए पे लोगे तो ट्रक सामान लेके तुम्हारा कहाँ जाएगा, गुजरात कोस्ट जाएगा या उड़ीसा कोस्ट जाएगा। तो इस तरीके से अब तुम्हारा जो कॉस्ट थी, जैसे कोई चीज़ तुमने मैन्युफैक्चर की 8 रुपये में, अब उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, 2 रुपये 3 रुपये जो भी बढ़ा हो, 10 रुपये हो गई उसकी कॉस्ट। और फिर जब वो एक्सपोर्ट होगा सी रूट से तो आपको वहाँ पर भी कॉस्ट लगी, और अब वही चीज़ आप बेचोगे 11 रुपये में और कहीं जाके। लेकिन अब मान लो कि वही चीज़ अगर गुजरात में बनती है, बंगाल में बनती है, तो वो 8 रुपये में बनी, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 रुपये ही लगा, उसने 10 रुपये में बेचा, उसने प्रॉफिट भी कमाया और मार्केट में उसको अच्छी वो भी मिली, क्योंकि उसका जो प्राइस है वो कम था, है ना। तो उसके पास कस्टमर ज़्यादा है। तो इस तरीके से क्या हुआ, कंपनियां बसती रही मध्य प्रदेश में अपने प्लांट्स लगाने के लिए। तो ये जो जोग्राफिकल कॉज है ना कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न बना कि मध्य प्रदेश में जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए। आया आप लोगों को समझ में कि लैंडलॉक्ड होने की वजह से मध्य प्रदेश में जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी प्रॉब्लम जाती है, इस वजह से बड़ी इंडस्ट्रीज़ एमपी में सेटअप नहीं की गई। ठीक है। फिर यहाँ से जो दूसरा वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जैसे अगर आप देखोगे चाचा बैठे हुए हैं तो ये भी परेशान है बेचारे। क्यों? क्योंकि रेनफॉल ही नहीं हो रही है। अब हम बात करेंगे बुंदेलखंड वाला रीजन, सूखा इलाका है। ग्वालियर चंबल बारिश होती है लेकिन कम होती है। मालवा एवरेज रेनफॉल है। लेकिन जब हम जाते हैं साउथ एमपी में, जैसे हम देखते हैं होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, फिर हम जाते हैं हमारा बघेलखंड, रीवा, उसके नीचे वाला बेल्ट, है ना। तो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती है। तो हम वहीं, अब देखो आप मध्य प्रदेश में कि एक एरिया, जैसे हम ये मैप देख लो आप कि
ईस्टर्न मध्य प्रदेश और सदर्न मध्य प्रदेश बहुत बारिश, ऊपर बारिश नहीं है, वेस्टर्न साइड बारिश नहीं है, ऊपर का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ बारिश नहीं है, लेकिन और जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ बारिश कम है, और जो वेस्टर्न पार्ट है मालवा वाला है ना, ये आपका जो मालवा वाला, यहाँ पर एवरेज रेनफॉल है। तो पूरे मध्य प्रदेश में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइवन है। इसकी वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ को पानी नहीं मिल पाता है। अगर हम सीधा इसका एग्जांपल लें, हम इसको बुंदेलखंड से रिलेट करके देख सकते हैं कि पानी की कमी है, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वहाँ फैक्ट्री लगाने से बचते हैं कि पानी ही अवेलेबल नहीं है यार, किस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगाए, है ना, प्रोडक्शन महंगा पड़ जाएगा। लेकिन हम जब मालवा की तरफ आते हैं तो एवरेज रेनफॉल है, ठीक ठाक पानी बारिश होती है, तो यहाँ पर हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन दिखता भी है। तो रेनफॉल का जो वो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफॉल, ये भी एक कॉज है, आप जोग्राफिकल कॉज में लिख सकते हो। फिर एक और हम नीचे आते हैं तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, एक मैप बनाया है मैंने। अगर आप देखोगे एमपी में कि जो बघेलखंड वाला रीजन है उसमें कोल मिल रहा है, हमने बड़ा सा इसलिए लिखा है कोल को कि ये बड़े एरिया में पूरे बघेलखंड में कोल मिलता है। आप देखोगे इधर तो कॉपर मैग्नीज बालाघाट में, फिर नीचे बैतूल छिंदवाड़ा में कोल, बैतूल में ग्रेफाइट टिन, ऊपर जाओगे तो रेड सैंडस्टोन और लाइमस्टोन आपका सतना कटनी के आसपास। लेकिन जब हम मालवा की बात करते हैं, चंबल की बात करते हैं, सेंट्रल मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ मिनरल्स मिलते ही नहीं है ना। फिर एक समझ में आया ना कि भाई हम देख रहे हैं कि या तो मध्य प्रदेश की ईस्टर्न पार्ट मिनरल है या सदर्न पार्ट मिनरल है ना। तो इस वजह से भी फैक्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज है, वो रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, तो इनका एक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन सा दिखता है। तो ये भी कॉज है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो हमारे पास यहाँ से दो चीज़ें आ गई, क्या, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन द स्टेट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द स्टेट। और फिर टोपोग्राफी बहुत अजीब सी है। अगर आप सेंट्रल एमपी से स्टार्ट करोगे, बघेलखंड जाओगे, साउथ एमपी आओगे, तो कहीं भी वैलीज़ है ना, माउंटेन्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन को डिफ़िकल्ट कर देता है। देखो जब प्लेन एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, प्लेन रोड्स होते हैं, तो ट्रकों के एवरेज बढ़ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, सस्ता पड़ता है। अब आप वही एक ट्रक है, अब आप उसको घाट चढ़ा रहे हो, पहाड़, फिर पहाड़ से फिर उतार रहे हो, है ना, तो उसका एवरेज कम हो जाएगा। इससे क्या बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी, एक एक रुपये देखा जाता है कॉस्ट में। तो एक ये जो टोपोग्राफी है ना एमपी की, जैसे हम देखते हैं मैक्सिमम एरिया में फॉरेस्ट कवर भी है, तो वो वहाँ पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम होता है फिर। तो ये जो अनइवन टोपोग्राफी है, ये भी बहुत बड़ा इशू है एमपी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। और जो ये वाला पॉइंट है, एमपी इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट, तो ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो एक बार फिर से देखते हैं इतने पॉइंट्स। हमने देखे कॉजेज ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एमपी। तो पहला हमने देखा हिस्टोरिकल कॉज। हिस्टोरिकल कॉज में क्या देखा कि मध्य प्रदेश वॉज टोटली अनटच्ड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। फिर हमने देखा क्या, जोग्राफिकल कॉजेज़। जोग्राफिकल कॉजेज़ में हमने देखा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, जिसमें हमने बुंदेलखंड का एग्जांपल लेके इसको समझा। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स में अगर बात करेंगे तो आप ये एमपी का मैप देख के समझ सकते हो कि एमपी मिनरल सब जगह नहीं मिलते हैं। फिर अनइवन टोपोग्राफी मैंने आपको बता दिया कि जब हम सदर्न एमपी या ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं, बघेलखंड वाले में, तो पहाड़ी रीजन है, घाट का रीजन है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है ना। और जो लास्ट है, एमपी इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। तो लैंडलॉक्ड होने से ये नुकसान है कि इंटरनेशनल ट्रेड करना महंगा पड़ता है मध्य प्रदेश से, इसलिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है वो मध्य प्रदेश में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, वो बसते हैं। फिर एक और दिखता है हमको इकोनॉमिक कॉज। अब इकोनॉमिक कॉजेज़ में क्या क्या है, बहुत सारे कॉज है। देखो मध्य प्रदेश है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप मध्य प्रदेश में रहते हो, है ना, रटो मत इसको, समझो। आप मध्य प्रदेश में रहते हो, अभी भी कुछ सालों में रोडें सुधरी है, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस की स्थिति क्या थी, अभी हम 5-10 साल पहले तक देखें, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिखता है कहीं हमको मध्य प्रदेश में, जैसे कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, स्टोरेज हाउसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, है ना। जो सप्लाई चेन है वो उतनी अच्छी नहीं है मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें 7 करोड़ की पॉपुलेशन, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, लेकिन एयरपोर्ट इंटरनेशनल एक ही है यहाँ पर, है ना, और 4 एयरपोर्ट जो और है, जिसमें से सिर्फ भोपाल का एयरपोर्ट और आपका इंदौर का एयरपोर्ट हम डेवलप्ड बोल सकते हैं, और ग्वालियर का थोड़ा बहुत। बाकी एयरपोर्ट भी हमारे इतने अच्छे नहीं है, वो भी अभी अभी सुधरे हैं जो 2 एयरपोर्ट है। तो आप देखिए इतने बड़े स्टेट में मात्र 5 एयरपोर्ट है ना, जिनकी कंडीशन आप सभी को पता है, अगर हम इंदौर और भोपाल की बात छोड़ देते हैं। तो एक ये है कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो भैया इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा, एक ये है। फिर लैक ऑफ एफडीआई, जिसकी हम बात कर रहे थे। अब इसको भी समझते हैं, रटते नहीं है। देखो मान लो हम लोग क्या देख रहे हैं, आप लोग अगर देखोगे तो अभी अभी कुछ सालों में ही इन्वेस्टमेंट आया, नहीं तो इससे पहले
ना हमारे टाटा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, ना रिलायंस इंडस्ट्री अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी इंडिया, ना महिंद्रा इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी। कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, जितनी भी बड़ी बड़े जो बिजनेस प्लेयर्स है इंडिया के, वो मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाह रहे थे। क्यों? जो हमने अभी कॉजेज़ पढ़े। अब सोच लो आपकी, जब हमारे इंडिया के रहने वाले ही बिजनेसमैन एमपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, तो बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट आएगा इंडिया में? तो मध्य प्रदेश में तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है मध्य प्रदेश में बहुत कम है। और फिर लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? हिंदी में बात करते हैं पूंजी निर्माण, है ना, कि पूंजी निर्माण की कमी होना हमारे यहाँ। अब उसकी वजह से क्या होता है, जब कैपिटल ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो रियल इनकम बहुत कम होगी, इनकम नहीं होगी तो डिमांड ही नहीं आएगी। अब मान लो कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो मार्केट क्यों जाऊँगा सामान खरीदने, है ना? और उसकी वजह से मेरी सेविंग भी नहीं होगी। अब सेविंग नहीं होगी तो मैं इन्वेस्टमेंट भी नहीं करूँगा। अगर मेरे पास सेविंग्स है तो भैया मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, शेयर खरीदूँगा, कुछ भी करूँगा कहीं भी, और इन्वेस्टमेंट करूँगा तो पैसा कहाँ सर्कुलेट होगा? मार्केट में होगा। मार्केट में पैसा गया तो कैपिटल फॉर्मेशन होना ही होना है ना? तो यहाँ से इस तरीके से तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ क्या है कि लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, लो डिमांड, लो सेविंग, ये एक साइकिल, ये वीसीएस साइकिल चलता जा रहा है ना? कि और इसी वजह से क्या हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी तो हमारी जो है इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो हम डिमांड नहीं करेंगे, हमारी सेविंग नहीं हो पाएगी, और सेविंग नहीं होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा, और हम फिर वही साइकिल वापस जाएगा कि कैपिटल फॉर्मेशन लो रहेगा। तो इतना आया समझे आपको कि एक है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, है ना, ये वाला। तो हमको इकोनॉमिक कॉज में क्या क्या दिखते हैं? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, फिर हमको दिखता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का ना होना, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, फिर कैपिटल फॉर्मेशन का ना होना, तो एक ये वीसीएस साइकिल कंटिन्यूस चलता है। फिर लैक ऑफ बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी अभी कुछ सालों में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ना, लेकिन उतना भी अभी हम देखेंगे तो रूरल एरिया में बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं गया है। और लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, जब मैंने वीडियो चालू किया था मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में फेवरेबल कंडीशन है, तो मैंने आपको एक वर्ड बोला था, डेमोग्राफिक डिविडेंड, है ना। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए, कि किसी भी जोग्राफिकल एरिया की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है उसको वहाँ का डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, है ना। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड तो बहुत अच्छा है मध्य प्रदेश का, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। सबको हालत पता है कैसी इंजीनियरिंग होती है मध्य प्रदेश में, कैसे मैनेजमेंट की पढ़ाई की करवाई जाती है। तो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और जब स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है तो इंडस्ट्रीज क्यों आएगी, है ना। इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, क्योंकि उसको स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा, उसको ह्यूमन रिसोर्स बाहर से लाना पड़ेगा। और जब ह्यूमन रिसोर्स बाहर से आएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, क्योंकि वो सैलरी ज़्यादा लेगा। तो ये भी एक कारण है कि मध्य प्रदेश में डेवलपमेंट कम है इंडस्ट्रियलाइजेशन के रेफरेंस में। तो लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स एंड लो लिटरेसी रेट, ये भी एक कॉज हमको दिखाई देता है। फिर लैक ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज एंड प्रेजेंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म इन 90s। अब ये क्या है, एक वर्ड आया आपके पास, क्रोनी कैपिटलिज्म। जब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद की या 90s के एरा की, या अभी भी हमको ये चीज़ें दिखाई देती है। अब क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है? बेसिकली क्या है कि गवर्नमेंट जब किसी एक पर्सन को फेवर करती है ना, फ्रेंडली पॉलिसीज रखती है उसके लिए, फेवर करेगी, फेवरेटिज्म अगर हम बोल सकते हैं। अब फेवरेटिज्म मान लो कि मैं गवर्नमेंट हूँ, है ना। अब आप 50 लोग बैठे हुए हो, 50 में 10 लोग बिजनेस करना चाह रहे हो। अब 10 में से मैंने एक को फेवरेटिज्म कर दिया कि क्या, मैंने उसको टैक्स में कंसेशन दे दिया, मैंने उसको लाइसेंस बहुत इजीली अवेलेबल करा दिया उसकी, जिससे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम होगी, मैंने उसको सब्सिडी बहुत सारी चीज़ें दिला दी। अभी क्या मार्केट में कंपटीशन बचेगा? मार्केट में कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा, तो दूसरी कंपनी कंपटीशन करने आएगी ही नहीं। तो इस वजह से आप देखिए ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा क्या? वो तो ये सोचेंगे कि यार यहाँ तो वही है, फेवरेटिज्म चल रहा है, हम क्यों अपना पैसा डुबाएं। तो ये एक और चीज़ हमको मिलती है, क्रोनी कैपिटलिज्म, है ना। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। और इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़ भी नहीं दिखाई देती, जैसे लाइसेंस सिस्टम इतना चलता है ना। फिर जो इसको हम लाइसेंस राज कहते थे, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों की वजह से जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाया इंडस्ट्रियल एरिया में। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लैक ऑफ इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज़, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम नहीं था, है ना। और यहाँ पर लाइसेंस जो सिस्टम है बहुत ही रिजिड हुआ करता था, ये वाली चीज़ें। और प्रेजेंस ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें गवर्नमेंट फेवरेटिज्म कर देती है किसी एक बिजनेस पर्सन को, जिसमें आप ये इमेज से आप समझ ही पा रहे होंगे कि क्या है क्रोनी कैपिटलिज्म। लैक ऑफ पॉलिटिकल गुडविल, है ना।
कई सारे ऐसे, हम नाम क्या ले, कि कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स आए, कई सारे ऐसे नेता आए जिन्होंने वो ही नहीं चाहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो मध्य प्रदेश में, इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, है ना। उनकी भी गलती नहीं है, उन्हें नहीं पता, तो वो इस तरफ इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ये भी चीज़ दिखाई देती है। और सबसे बड़ी एक समस्या थी अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर हम 1990 तक देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस मध्य प्रदेश में, अगर हम, आप लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे 1956 से मध्य प्रदेश में सीएम बनना चालू हुए। तो आप जब देखोगे तो आप देखोगे 3 महीने में सरकार गिर गई, 3 महीने बाद नया सीएम दिखेगा आपको जब आप लिस्ट पढ़ोगे किसी भी बुक के रेफरेंस में। फिर 4-6 महीने में नया सीएम मिल जाएगा, फिर 8 महीने में नया सीएम मिल जाएगा। जब बार बार सरकार चेंज होती है तो कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने से डरता है। क्यों? क्योंकि मान लो आज मेरी ही सरकार है, मैंने कुछ और पॉलिसी रखी है। मेरी ये पॉलिसी है कि भाई शहर में 8 किलोमीटर तक कोई भी फैक्ट्री नहीं लगेगी। अब मान लो कि तुमने अब 8 किलोमीटर दूर अपनी फैक्ट्री लगाना चालू किया, मैंने 8 किलोमीटर का वो रखा, अब मेरी सरकार गिर गई, कोई नई सरकार आई है, अब उसने बोल दिया नहीं नहीं 4 किलोमीटर के अंदर आप लगा सकते हो, है ना। तो अब नया फैक्ट्री वाला आया वो 4 किलोमीटर के अंदर, अब तुम तो दूर हो गए शहर से। या फिर एक और नई सरकार गिर गई, उसने बोला नहीं 8 किलोमीटर भी नहीं, आप और दूर लगाइए, 16 किलोमीटर लगाइए। अब आपको पूरा अपना जो वो है सामान उठा के दूर जाना पड़ रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टर ऐसे में इन्वेस्ट नहीं कर सकता जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट भी रही मध्य प्रदेश में 1990 तक। ये भी एक कारण था कि इन्वेस्टमेंट हमको कम दिखाई देता है। तो अपन एक बार सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसका एक रिवीजन कर लेते हैं क्विक, है ना, कैसे क्या करना है देख लीजिए। यहाँ से हमने टॉपिक चालू किया था कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एमपी। तो यहाँ से हिस्टोरिकल कॉज, जोग्राफिकल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज और पॉलिटिकल कॉज। इसको आंसर राइटिंग वे में मैं आपको बताता हूँ कि आंसर राइटिंग कैसे करना है इसका। आपको वो समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन क्या देना है, इंट्रोडक्शन में बता देंगे कि मध्य प्रदेश में पैराडॉक्स की सिचुएशन दिखती है, इतने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज है, डिफरेंट टाइप की क्लाइमेटिक कंडीशन है, हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड है, फिर भी यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लो दिखाई देता है, जिसके फॉलोइंग रीजंस है। फिर आप ये ऐसे करके एक डायग्राम बना देना वहाँ की हिस्टोरिकल कॉज, जोग्राफिकल कॉज और इकोनॉमिक कॉज और पॉलिटिकल। फिर हमने हिस्टोरिकल में देखा ये वाला कि अनटच्ड रहा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जोग्राफिकल में हमने देखा कि रेनफॉल हर जगह अलग अलग होती है, मिनरल्स नहीं मिलते प्रॉपर हर जगह। ये मैप आप देख लीजिए। फिर माउंटेन और वैली के होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर हमने देखा कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होता है मध्य प्रदेश को में। और फिर हमने देखा इकोनॉमिक कॉज। तो इकोनॉमिक कॉज में बात की कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी हमने बात की क्या कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है मध्य प्रदेश में। तीसरी हमने बात की कैपिटल फॉर्मेशन बहुत लो है मध्य प्रदेश का। फिर हमने देखा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर एक और बात की थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है लेकिन स्किल्ड नहीं है ना। और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो भी लो है, 69% के आसपास। फिर इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसी नहीं है, जैसे सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ। लाइसेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करता था, कब, अभी कुछ सालों पहले तक। अब तो सिंगल विंडो सिस्टम भी आ चुका है, लाइसेंस सिस्टम भी हट चुका है, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, रिफॉर्म्स हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया, तो हम उन कारणों की बात कर रहे हैं। नहीं तो कई लोग बोलेंगे नहीं अब तो सिंगल विंडो सिस्टम आ गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हम ये बात कर रहे हैं कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया ये वाला, ठीक। फिर हम आगे देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स है, तो उनमें सब आएगा ये सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह। फिर हम देखते हैं कि लैक ऑफ पॉलिटिकल गुडविल, है ना, किसी की इच्छा शक्ति की कमी दिखाई देती है हमको राजनीति के लेवल पे। और फिर एक देखा अनस्टेबल गवर्नमेंट। अब हमको क्या लिखना है, अब हमको लिखना है यहाँ से कि कंक्लूड भी तो करना पड़ेगा। 50 देखो, जब कॉपी चेकिंग होती है आयोग में तो हो सकता है 11 मार्कर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर इंट्रोडक्शन के, 2 नंबर कंक्लूजन के, और फिर जो बाकी जो मार्क्स बचे वो आपके मेन बॉडी के। तो अब हमको 2 नंबर के लिए भी तो जाना है। अब कैसा कंक्लूजन होना चाहिए, एज अ सिविल सर्वेंट उनका ऐसे लोग चाहिए जो पॉजिटिव हो अप्रोच में, है ना। हमने अभी तक क्या किया, हमने बुराई की अपने स्टेट की कि भैया इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन अब हमको पॉजिटिव अप्रोच में लेके जाना है कि अब बुराई तो बहुत कर ली लेकिन अच्छा क्या है ना। तो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाइए, उसका पॉजिटिव माइंडसेट दिखाइए। वो हम कैसे दिखाएंगे कि हाँ मध्य प्रदेश में अभी तक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट और प्रोएक्टिव तरीके से काम कर रही है, जिसके लिए इन्वेस्टर समिट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, सिंगल विंडो सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, और रिसेंटली फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव भी ऑर्गेनाइज करवाया गया था इंदौर में 2018 में, मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए। तो एक पॉजिटिव वे में आंसर को ख़त्म करना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ। आपको आंसर राइटिंग भी समझ में आ गई कैसे करना है। इंट्रोडक्शन समझाने के बाद आपको मेन बॉडी, और फिर कंक्लूजन में पॉजिटिव अप्रोच के साथ कि इन्वेस्टर समिट, सिंगल विंडो सिस्टम और फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव। कुछ कीवर्ड्स याद रखना है।
आ गया समझ में टॉपिक। अब देखो कैसे याद रखना है, मैंने पहले ही बोला था रटना नहीं है, याद क्या रखना है, कुछ कीवर्ड्स याद रख लो वो कि हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल, ये वाला। फिर आपको क्या याद रखना है, मिनरल्स, रेनफॉल, क्रोनी कैपिटलिज्म, कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये कुछ कुछ वर्ड्स, 8-10 वर्ड याद रख लीजिए, आपका पूरा 11 मार्कर का आंसर भी तैयार हो जाएगा और आपको इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हमको याद रखना है। तो इसी के साथ आपका एक और टॉपिक कंप्लीट होता है, कॉजेज़ ऑफ लो इंडस्ट्रियलाइजेशन एमपी। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी की, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है ना। सो आगे हम देखेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ओके, थैंक यू गाइस।